नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज का सेशन में आपको फिर ईवीएस का एक टेस्ट सीरीज कराते हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है और देखिए ये 30 क्वेश्चन ईवीएस का पूरा जिसे 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागॉजी दोनों मिलाकर दिया हुआ है और इसको पूरा विस्तार से आप पूरा देखकर और अपने जितना भी आपकी तैयारी उसको परख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने कितना तैयारी किया हुआ है। और देखिए मतलब एक एक क्वेश्चन को पूरा बारीकी से पढ़ते जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर देते जाइए अब आराम से। देखिए इसके बाद देखते हैं, देखिए जैसे एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पूरा देखते जाइए और जिसका ऑप्शन आपको लगे उसको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखिए बारीकी से समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को पूरा सावधानी से समझिए और जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके जो शब्दों को भी विशेष तौर पर पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये याद रखिएगा जब भी यदि सीटेट का पेपर हल करें तो हमेशा एक बात का मतलब ध्यान दीजिएगा कि उसके जो ऑप्शन के शब्द दिए ना उसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। यदि शब्द को समझ गए कि क्या कर रहा है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे और 75 नंबर का आपका आता है पेडागॉजी, वो आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एनसीएफ क्या बोलती है गृह कार्य को लेकर। तो देखिए जो एनसीएफ का सुझाव है उसमें क्या दिया गया है कि जो बच्चों को गृह कार्य ना वो बहुत कम देना चाहिए, बहुत कम। मतलब बच्चों पर जैसे को जो बच्चा विद्यालय में क्या सीख रहा है उसका अधिक उसको गृह कार्य नहीं देना चाहिए। और उसको याद रखिएगा, बच्चों को गृह कार्य हमेशा देखिए ऐसा ही टॉपिक देना चाहिए। देखिए बच्चों को गृह कार्य हमेशा ऐसे टॉपिक देना चाहिए जिससे वो बच्चा उसको रूबरू हो, मतलब वो चीज़ विद्यालय में पढ़ाई गई हो। ऐसा ही हमेशा बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए और जो भी दिया जाना चाहिए उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, हमेशा जो गृह कार्य का उद्देश्य होता है ना वो बच्चों में अधिगम का प्रसार करना और अधिगम पर अपना तर्क रखना, अपना विचार प्रस्तुत करना, अपना सोचना अभ्यास के रूप में, ये सब उसके में सहायता करता है। गृह कार्य का ये होता है योगदान, समझ जाइए। अब देखते हैं क्वेश्चन, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण प्रदान कराना, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ प्रदान कराना, समय का सदुपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका सभी के सभी ये गृह कार्य का उद्देश्य है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। आगे देखते हैं, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए निम्न तकनीकी विधियों में से क्या किया जा सकता है। देखिए यदि जिज्ञासा उत्पन्न करना है तो क्या किया जा सकता है उसको समझते हैं। देखिए यदि जिज्ञासा उत्पन्न करना है तो प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग करना चाहिए, पोर्टफोलियो का उपयोग करना चाहिए, कहानी विधि का उपयोग करना चाहिए, अवलोकन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले उसको समझ। देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है तो इसको क्या बोलते हैं। देखिए पोर्टफोलियो एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें छात्रों का रिकॉर्ड, छात्रों के साथ साथ जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये भी सीटेट में अक्सर आपको कन्फ्यूज कर देगा कि क्या होता है पोर्टफोलियो। तो याद रखिएगा जिसमें जो अधिकांश मतलब बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उसका रिकॉर्ड, जो अध्यापकों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो। और देखिए कहानी विधि का प्रयोग सबसे अधिक किसमें होता है तो हिंदी के शिक्षण शास्त्र में होता है, क्योंकि देखिए जो लैंग्वेज में कहानी का बड़ा होता है योगदान। और ये यहाँ बात करना है कि देखिए जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे तो क्वेश्चन जो आंसर होता है ना उसकी तकनीक का प्रयोग करते हैं हमेशा। ऑप्शन इसका ए से होगा, प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो। देखिए रोल प्ले का मतलब कि यदि कोई इन्वायरमेंटल को लेकर कोई यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी यदि कक्षा में प्रतियोगी मतलब कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आपका जो रोल प्ले होता है उसका वो जो रोल प्ले करते हैं बच्चे या फिर जो अध्यापक करवाता है बच्चों से, तो उसमें उसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए बारीकी से समझते हैं। इसका ऑप्शन मतलब एक एक को पढ़कर और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी दे जाइए। और देखिए हमारे आंसर देने से पहले आप अपने दिमाग में उत्तर पकड़ना सीख लीजिए और थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा
कि हमेशा टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमेशा आपको जो क्वेश्चन करना होता है उसको जो देखिए अक्सर बच्चे का मतलब शिकायत होता है कि सर मतलब सीट के पेपर में हमको मतलब हमेशा कन्फ्यूज होते हैं कि हम सर कैसे मतलब अपना टाइम एडजस्ट करें, क्योंकि जो क्वेश्चन का वो होता है पैटर्न होता है बड़ा लंबा होता है, क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो थोड़ा सा प्रयास करिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ऑप्शन को थोड़ा सा तेज पकड़े, थोड़ा सा मतलब आप प्रैक्टिस करके अपना समय को घटाइए। देखिए देखते हैं क्वेश्चन इसका कि जो रोल प्ले होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ईवीएस अध्ययन में। देखिए अधिगम प्रक्रिया में एकसरता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता को विकसित करना, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। देखिए तो क्या होगा, सामाजिक कुशलता को विकसित करना। रोल प्ले का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक होता है क्या होता है उद्देश्य रोल प्ले से सामाजिक कुशलता विकसित करना। देखिए ये बस्ते का बोझ कम करना ना, इसी से थोड़ा सा समझिएगा। एक समिति बनती है यशपाल समिति, जिसके बेस पर आपका जो एनसीएफ बना है ना उसमें सबसे अधिक होता है योगदान यशपाल समिति का। तो क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा के बोझ को कम करना, तो उन्हीं में है यह है कि जो भी बच्चे हैं उनके अंदर जो भी उनका बस्ते का बोझ होता है उनमें उसको थोड़ा कम किया जाए, जिससे वो उन पर भार न पड़े, शिक्षा का बोझ न पड़े। ये यशपाल समिति का कथन है। हाँ तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के शिक्षक अनुराग जैन। हाँ देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के शिक्षक अनुराग जैन अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि सोचो और बताओ अगर 1 महीने तक बिजली न हो तो क्या होगा। इस प्रश्न में चिन्हित उद्देश्य है। देखिए यदि कोई शिक्षक है बच्चों से पूछता है कि यदि 1 महीने तक बिजली न आए तो क्या होगा, तो देखिए वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए बच्चों में कल्पनाशीलता एवं सोचने की कुशलता का विकास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये ऐसे ही करेक्ट है ये वाला। अब देखते हैं बिजली के उचित एवं न्यायसंगत उपयोग पर बल देना, यह भी सही है। बच्चों की बिजली के स्रोतों के विषय में जानकारी देना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी के सभी ये सही हैं। आगे देखते हैं निम्न में से किन पक्षियों की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। देखिए थोड़ा सा इसको बारीकी से समझते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो दृष्टि होती है ना, जो देखने की क्षमता होती है वो मनुष्य से 4 गुना होती है। तो किस में होती है, तो देखिए यदि किस में होती है तो देखिए याद रखिएगा गिद्ध में भी होती है और चील में भी होती है, दोनों में होती है। दोनों में मनुष्य से 4 गुना दृष्टि मतलब देखने की क्षमता होती है। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है। हाँ देखिए इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन अगला है कि पुरुषोत्तम एक बार रेगिस्तानी उद्यान में घूमने गया। उसने वो वहाँ देखा कि सारे पौधे कटीले हैं, उनमें पत्तियाँ न के बराबर थीं। मर्दविद पौधे रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि जो रेगिस्तानी भागों में जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो तो कटीले होते हैं, जैसे राजस्थान में होते हैं, नागफनी होता है, कैक्टस होता है। तो इन सब में तो पत्तियाँ होती नहीं है और इनके जो तनाव में भी होता है अधिकांश कांटे होते हैं। तो इसमें प्रकाश की क्रिया किस भाग में होती है, याद रखिएगा ये शेड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तो किस भाग में होता है, तो देखिए जिसे कांटों में नहीं होता है, जड़ में नहीं होता, तो होता क्या है, तने में होता है। याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी होता है। देखिए अधिकांश यदि बात करें तो जो हरे जो होते हैं वृक्ष होते हैं उनमें प्रकाश की क्रिया किस में होती है, तो पत्तियों में होती है। याद रखिएगा यदि किसी पौधे की यदि पत्तियां ना हो, यदि सारी पत्तियों को गिरा दिया जाए तभी पौधा सूखता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके तनों में होता है प्रकाश की क्रिया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, तने वाला। आगे देखते हैं मलेरिया के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यह मादा एनफ्लीज मच्छर से फैलता है, इसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है, इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है, इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं कि देखिए जिसे हाँ मलेरिया रोग किससे होता है, तो जो मादा मच्छर होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर, इससे होता है, एक कथन सत्य है। और सिनकोना की छाल से जो होता है ना, कुनैन का जो होता है कुनैन, उसी को सिनकोना के पेड़ की छाल से निकाला जाता है, कुनैन होता है जिसका उपयोग मलेरिया रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है। और देखिए
इसके बाद दिया हुआ है कि हाँ इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है, ये भी सही है। मलेरिया में क्या होता है, हमेशा ठंडी लगती है हमेशा, तो ये बुखार का लक्षण होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब देखते हैं, देखिए इसमें टीके एडवर्ड जिन्ना ने खोज की थी, तो एडवर्ड जिन्ना ने जो BCG का टीका का खोज किया था, इसमें ऑप्शन 1 और 2 और 3 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर देखिए सीटेट में यदि बात करें तो नक्शे से संबंधित क्वेश्चन अधिकांश से आता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश से कौन सा नहीं लगता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश से जो राज्य लगती है उनकी संख्या 8 है, और उनमें कौन सा नहीं है, तो गुजरात नहीं है। गुजरात जैसे भी ऐसे भी जानते हैं कि गुजरात बहुत नीचे पड़ता है यूपी से, तो इसका बॉर्डर गुजरात से नहीं लगता है। आगे देखिए, आलू को खाया जाता है, ध्यान से ऑप्शन इसका देखिए, गूंद कर, भून कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, बेल कर, सेक कर, उबाल कर, भिगो कर, तल कर। ऑप्शन इसका अपने से कॉमन सेंस से मतलब सोच कर दीजिए। देखिए आलू को कैसे खाते हैं, तो तल कर भी खाते हैं, भून कर भी खाते हैं, और उबाल कर भी खाते हैं, तीनों तरीके से खाते हैं आलू को। इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीट के लिए आ गया है, समझ जाइए। क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है, इसकी फलियों की सब्जी बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो किस पौधे की बात करता है, तो खिलेड़ी पौधे का। किसका, खिलेड़ी पौधे का। याद रखिएगा ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जो लकड़ियाँ होती है उसमें कीड़ा कभी नहीं पड़ता है। रेगिस्तानी एक पौधा होता है जिसकी जड़ों में जल होता है, जल जिसकी जड़ों से जल को निकाला जाता है, उसे बोलते हैं रेगिस्तानी याक। ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे देखते हैं, एक पक्षी एक ही वक्त में एक ही चीज़ देख पाते हैं, दो अलग अलग चीज़ देख पाते हैं, कई सारी चीज़ें देख पाते हैं, एक भी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपना लिखते रहिए। देखिए यदि पक्षी की बात करें तो पक्षी में देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि जो ये पक्षियाँ होती हैं इनकी आँखें घूमती नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए ये चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन को हमेशा घुमाते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो आँखें होती हैं ना, वो एक समय में अलग अलग चीज़ों को देख पाती हैं। तो देखिए एक ही वक्त में ना दो अलग अलग चीज़ को देख पाते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, सुमन पाल कलकत्ता में रहती है, वह भारत के प्रमुख शहरों का भ्रमण पर निकली। कोलकाता से, देखिए कोलकाता से वह पर दिल्ली गई, उसके बाद मुंबई से चेन्नई भ्रमण करने के पश्चात वह वापस कोलकाता आई। उसकी यात्रा की दिशाएं थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसको दिमाग से समझिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार सीट में आता है, हमेशा नक्शा को लेकर पूछेगा क्वेश्चन आपसे। तो देखते हैं, देखिए यदि बात करते तो देखिए वो पहले कोलकाता से पहले दिल्ली गई, तो पहले किधर गई, देखिए पहले कहाँ गई, तो पहले पश्चिम, और पश्चिम फिर दक्षिण फिर पूर्व फिर उत्तर गई थी। इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये नक्शा वाला क्वेश्चन होता है, इसको नक्शे से भी समझ सकते हैं। और देखिए यदि पेपर देना हो सीटेट का, तो उससे पहले थोड़ा सा नक्शे को एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन किधर किधर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए सांस लेने के दौरान मनुष्य ऑक्सीजन का निशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन का निशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। पौधे प्रकाश क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। उपरोक्त में से कोई, देखिए यदि बात करेंगे कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है, तो देखिए सांस लेने के दौरान मनुष्य, देखिए सांस लेने के दौरान मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ये तो सही है। सेकेंड है, पौधे सांस लेने के दौरान प्रकाश लेने की क्रिया करने से। देखिए यदि पौधे की बात करें ना, तो देखिए पौधे सांस लेते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ना ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकलती है, जाती नहीं अंदर। जाती क्या है, CO2। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धूप और CO2 की उपस्थिति में होती है। तो इसका ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पौधों की जड़ों का कार्य क्या होता है। भोजन का संचित करना, पौधों को सहारा देना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, जल और खनिज का अवशोषण करना। देखिए तो इसमें सभी का सभी हो जाएगा। जड़ों का कार्य क्या होता है, सभी का सभी हो जाएगा, पूरा चारों को चारों ऑप्शन सही है। और थोड़ा सा समझते हैं, देखिए पौधों में दो नाम आपको देता है, एक देता है जाइलम
और एक देता है फ्लोएम। याद रखिएगा, देखिए जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम, जौ से जाइलम, तो जौ से जल। क्या होता है पेड़ पौधों में? जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवहन करना, जल का को अनेक भागों तक पहुंचाना काम होता है जाइलम का। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ से फूड होता है। याद रखिएगा, फ से फूड मतलब भोजन का संवहन करना। प्रत्येक भागों में क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। आगे देखते हैं, आकाश 12 साल का एक बालक है, मगर उसकी लंबाई उसकी आयु के अनुसार नहीं है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने उसको दूध, अंडा, मछली, दाल, सोयाबीन आदि खाने की सलाह दी। यह भोजन कि किस चीज़ का प्रमुख स्रोत है? देखिए याद रखिएगा, दूध में, अंडा में, मछली में, दाल में, सोयाबीन में क्या पाया था सबसे अधिक? तो क्या पाया था? प्रोटीन। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो दाल। क्या होता है? दाल। इसके बाद आता है सोयाबीन, फिर आता है अंडा। ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ खजूर हैं। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो कहाँ देखिए इसकी राजधानी कहाँ पर है? अबू धाबी में। कहाँ है? अबू धाबी। यहाँ पर याद रखिएगा, पानी पेट्रोल से महंगा है। पेट्रोल यहाँ बहुत सस्ता मिलता है अबू धाबी में। अब देखते हैं, हाथियों के विषय में असत्य कथन बताइए। देखिए हाथियों के विषय में थोड़ा सा दिमाग में सेट रखिए। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसी साल जो एग्जाम हुआ है आपका दिसंबर में सीटेट का, उसमें भी हाथी से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया था ईवीएस में। तो देखिए हाथियों की थोड़ा सा क्वालिटी समझ जाइए। देखिए हाथियों में जो प्रमुख हाथी होता है वो कौन होता है? तो मादा हाथी होती है। याद रखिएगा, मादा हाथी सबसे सर्वोपरि होता है हाथियों के झुंड में। और याद रखिएगा, मादा हाथी को ही क्या बोलते हैं? उनका मतलब जैसे बोलते हैं ना नेता प्रमुख, जिसे ग्रुप में, तो मादा हाथी होती है। अब देखते हैं, और जो सबसे अधिक जिस हाथी का उम्र सबसे अधिक होता है वह वही मतलब पूरे ग्रुप का समूह का नेता होता है। अब देखते हैं, हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पेड़ पत्तियों के साग को मतलब खा जाती है। इसकी ये क्षमता होती है। अब देखते हैं कौन सा कथन असत्य है ना। हाथी अपने शरीर को ठंडक देने के लिए गंदीले पानी में खेलते हैं, ये तो सही है। हाथी शाकाहारी होती है, ये भी सही है। हाथी हमेशा शाकाहारी होते हैं, कभी मांस का सेवन नहीं करते हैं। हाथी 2 से 4 घंटा सोते हैं, ये भी सही है। 3 महीने में हाथी के बच्चे का वजन 50 किलो होता है, ये गलत है। ये याद रखिएगा, हाथी के बच्चे का वजन 3 महीने में 50 किलो नहीं होता, लगभग 100 किलो के बराबर होता है। हाँ, आगे देखते हैं, लिंग हू फेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट के लिए क्वेश्चन है। लिंग हू फेन क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह एक भोजन का नाम होता है, लिंग हू फेन। ऑप्शन इसका बी सही होगा। डोंगा एक प्रकार का आश्रय स्थल यह पाया जाता है। देखिए डोंगा कहाँ पाया जाता है? तो डोंगा देखिए जम्मू कश्मीर में पाया जाता है डोंगा। आगे देखते हैं, हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय कृति किशोर को बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? देखिए प्रकरण हमारे दोस्त पक्षी, जो प्रकरण यदि कोई पढ़ा रहा है टीचर, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? देखिए कौन सी पद्धति अपनाना चाहिए? पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना चाहिए। पक्षियों के चार्ट दिखाकर उनका वर्णन करना चाहिए। बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाना चाहिए और पक्षियों का अवलोकन करने के लिए कहाँ चाहिए? उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन इसका डी से होगा, सभी के सभी इसमें सही हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 81, किसी प्रश्न पत्र को बनाने का प्रथम चरण क्या होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी आप प्रश्न पत्र को बना रहे हैं तो सबसे पहला चरण आपका क्या होता है? तो पहले याद रखिएगा क्या होता है? डिजाइन तैयार करना, रूपरेखा, प्रारूप तैयार करना। ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण का महत्व नहीं है। देखिए ईवीएस का कौन सा महत्व नहीं है? पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं, ये तो महत्व में शामिल है। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतावनी को बढ़ाती है, ये भी सही है। पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण और उसके जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताती है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? महत्व नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी, इनमें से कोई नहीं दिख, क्योंकि सभी के सभी से क्या है? महत्व हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है। देखिए सहयोगात्मक अध्ययन विधि से बच्चों में, देखिए सहयोगात्मक से किसका होता है विकास? सहयोगात्मक में से क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। तो किसका विकास होता है? प्रजातंत्रात्मक मतलब भावना का।
ऑप्शन इसका बी सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में एक प्रकरण दिया गया है, कौन कहाँ से आया जी। इस प्रकरण में देशी और विदेशी सब्जियों के नाम दिए गए हैं। यह प्रकरण की किस थीम के अंतर्गत आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में थीम और सब थीम दोनों पूछता है, प्रकरण और उप प्रकरण। तो देखिए तो याद रखिएगा किस थीम के अंतर्गत आता है, तो परिवार और मित्र। याद रखिएगा परिवार और मित्र किस में आता है, ये इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, पर्यावरण और मित्र। देखते हैं बालदान शिक्षण पद्धति के विषय में उचित कथन है। इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं है, बच्चा स्वतः क्रिया द्वारा सीखता है, बच्चों की गति उपहारों और क्रियाओं द्वारा सिखाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। आगे देखिए पर्यावरण की शिक्षिका बच्चों में निम्न बातें बताती है, प्रयोग में न होने पर बिजली का उपकरण बंद कर देना चाहिए, दूसरों की बातों को बिना रोक टोक के सुनना चाहिए, उपरोक्त बातों से बच्चों में किस चीज़ का विकास होगा। देखिए किस चीज़ का विकास होगा बच्चों में, अभिव्यक्ति का, न्याय और सामाजिक के प्रति सरोकार का, विश्लेषण करने का, सहभागिता का। तो देखिए किसका होगा विकास, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात करें ना तो किसका विकास होगा, सहभागिता का। इसका ऑप्शन डी सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है, बच्चे अपने परिवार के सदस्यों, समुदाय के लोगों, समाचार पत्रों आदि से भी सीख सकते हैं। अपने बड़ों से सीखने से बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ा होगा, अभिभावकों का शिक्षण में योगदान बढ़ेगा, शिक्षकों को बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए विमला प्रकाश बच्चों को एक चित्र दिखाती है और जिसमें एक इमारत में लगी हुई आग और अग्निशमन कर्मचारियों और पुलिस वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उस चित्र में एक एम्बुलेंस भी खड़ी है। इस चित्र के द्वारा देखिए बच्चों को बताया जा सकता है कि पुलिस के क्या क्या कार्य होते हैं, बच्चों को बताया जा सकता है कि एम्बुलेंस रोगियों को ले जाने वाला वाहक है, अग्निशमन कर्मचारी आग कैसे बुझाते हैं, आपातकालीन स्थितियों की पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन एकदम सही क्या होगा, ऑप्शन इसका डी से होगा कि जब भी यदि ऐसी कुछ चीज़ आती है तो उससे आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। देखिए ग्लोब के द्वारा क्या क्या हो सकता है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ऋतु परिवर्तन को समझा जा सकता है, पृथ्वी के वास्तविक रूप आकार को समझा जा सकता है, अक्षांश रेखाओं को समझा जा सकता है, देशांतर रेखाओं को समझा जा सकता है। देखिए ऐसी यदि बात करें तो इसका ऑप्शन तो सभी के सभी लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ग्लोब के द्वारा पृथ्वी की वास्तविक रूप और आकार को समझ जा सकता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए हाँ यह विधि बाल केंद्रित नहीं है, यह विधि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। यह विधि देखिए कौन सी विधि बच्चों में मतलब देखिए एक शिक्षक को अधिकांशतः प्रयोग नहीं करना चाहिए, कौन सी विधि है, तो वो क्या कौन सी विधि है, निगमन विधि है। या याद रखिएगा जो रटने पर विशेष बल देती है, तो इस विधि का प्रयोग सामान्यतः शिक्षण शास्त्र में मतलब नहीं करते हैं, ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए होता है, याद रखिएगा। और सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, आगमन विधि, जिसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा उदाहरण से नियम की तरफ। पहले बच्चों को कोई उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण को समझाया जाता है और उसी उदाहरण को समझाकर फिर नियम प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे बोलते हैं आगमन विधि। और निगमन जस्ट इसका उल्टा होता है, निगम मतलब पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उस पर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। और यह याद रखिएगा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए आगमन विधि सबसे बेस्ट विधि होती है, और उच्च स्तरीय बच्चों के लिए निगमन विधि बेस्ट होती है। तो आप लोगों को तो प्राथमिक और जूनियर के बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, आगमन विधि। तो कौन सी विधि रटने पर बल देती है, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, तो यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, निगमन विधि। ये थोड़ा सा बारीकी से इसको समझिएगा, आगमन और निगमन। ये पूरा आपका 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। और देखिए प्रत्येक सीरीज को ना ध्यान से देखकर अपना करते हुए जाएंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितना क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, ऑप्शंस को कितना कर पा रहे हैं। और यही आपको ना थोड़ा सा मतलब ये बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। या देखिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो यदि सीटेट में आपको कम से कम 130 प्लस स्कोर लाना है, 125 प्लस,
तो आपकी समझ बढ़ानी पड़ेगी। जब तक यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बारीकी से समझेंगे नहीं, अगर समझ नहीं पड़ेगी तो यदि आप सोचेंगे कि हम किताब पढ़ के अपना खूब तैयार कर लें कंटेंट, तो कंटेंट इसमें बहुत कम आता है। देख लीजिए 30 क्वेश्चन ये है और बताइए इसमें कितना कंटेंट आया हुआ है। ये जीके को आपको नहीं देखेगा कि आपके पास जीके कितना है, कितना आपके पास नॉलेज है, आपकी तर्क शक्ति को देखता है। आप एक शिक्षक हैं, आपके अंदर कितनी योग्यता है इसको देखता है। आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या कराना, ये देखता है। तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और आज का सीरीज यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक लोगों के पास शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितना भी वीडियो जाए उसको बारीकी से ध्यान से देखते जाइए। थैंक्स।